नायक, प्रेजेंट में जगदीश राठौर, अतुल चौरे। एक और बार सब लोग अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं सॉल्व आगे का। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया? यस मैम। चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अगर एक कोई चालक है, ठीक है, अगर कोई चालक है जिसमें क्या उत्पन्न हो रही है, हीट उत्पन्न हो रही है, ठीक है, वो गर्म हो रहा है, ठीक है। तो वो गर्म किस किस वजह से हो रहा है? वो गर्म, कोई चालक है अगर वो गर्म हो रहा है तो रेजिस्टेंस की वजह से, धारा की वजह से या समय की वजह से ये हो सकता है, ठीक है। जब किसी चालक में से करंट पास होता है, ठीक है, तो वो थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाता है, ठीक है। तो प्रतिरोध, धारा और समय की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि इफ द एरर इन मेजरिंग दीज क्वांटिटीज आर रिस्पेक्टिवली, बोल रहे हैं कि ये जो तीन क्वांटिटीज हैं, कौन कौन सी? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, धारा और समय, ठीक है। इसकी वजह से कितना प्रतिरोधक की वजह से कितना 1% एरर आ रहा है, और धारा की वजह से 2% और समय की वजह से 1%, ठीक है। तो बोल रहे हैं हमें ये बताओ, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? देन टोटल एरर इन कैलकुलेटिंग द एनर्जी प्रोड्यूस, तो टोटल ऊर्जा में, जो पूरी टोटल ऊर्जा रहेगी उसमें कितना प्रतिशत हमारा जो एरर होगा वो होगा, कितने प्रतिशत त्रुटि होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये सबने 10th क्लास में पढ़ रखा है। 10th क्लास में हीट प्रोड्यूस्ड बाय वायर एक टॉपिक था, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है ना 10th क्लास में, ठीक है। तो H का जो हमारा फॉर्मूला होता है, जो ऊर्जा उत्पन्न हीट का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? हीट का फॉर्मूला होता है I² R इंटू T, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा तो आपको ये क्वेश्चन करना फिर आसान लगेगा। ये समझ में आया? हीट जो उत्पन्न हो रही है या जो टोटल ऊर्जा खर्च हो रही है वो कितनी होगी? I² R इंटू T, जबकि I क्या है? I धारा है, I हमारी क्या है? करंट है, धारा है, R रेजिस्टेंस है, R हमारा रेजिस्टेंस है, और T क्या है? टाइम, ठीक है। इतनी हीट प्रोड्यूस होती है I² R इंटू T, ठीक है। तो हमें इन सब पे जो एरर है, जो त्रुटि है, वो दिया है। R के लिए 1%, I के लिए 2% और T के लिए 1%। तो बस हमें क्या पता होना चाहिए? रूल पता होना चाहिए गुणन का रूल हमें पता ही, हम बहुत देर से ये क्वेश्चन कर ही रहे हैं। तो हमारे डेल एच बाय एच की जो हमारी इक्वेशन है, समीकरण है, क्या हो जाएगा बताएं? बहुत इजी है ये भी। 2 इंटू डेल आई बटे आई प्लस डेल आर बटे आर प्लस डेल टी बटे टी, ठीक है। अब इजी लग रहा है? अब तो ये आता ही है आप लोगों को, अभी बहुत देर से इसी टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किस में पूछा है? फिर से प्रतिशत में ही पूछा है, ठीक है। फिर से हमें प्रतिशत में ही पूछा है, तो इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करें, करके देखें आप लोग। मैं भी कर रही हूँ, आप लोग भी करके देखें। देखो 2 इंटू 1/100 हो जाएगा, प्लस 2 कितना आया जी? बताएं कितना आया? सही बता रही थी? ये हो जाएगा हमारा, ये 100 से सारे 100 कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 1 जा 2 प्लस 1, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 6%।
आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 6% आंसर आ गया। ये मैंने गलत लिख दिया है थोड़ा, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। हमारा रेजिस्टेंस के लिए कितना एरर दिया था, 1, तो ये आ गया 2 × 1/100। और धारा के लिए भी कितना दिया है, 2/100। और टाइम के लिए दिया है 1/100। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। हाँ ओके, 5% आ रहा है। ठीक है, तो 2 + 2 + 1 5% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें ऑप्शन में 5% दिया नहीं है, ऑप्शन में क्या किया है, 5% दिया नहीं है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैंने ये वैल्यू गलत लिख दी है, मैं फिर से लिख रही हूँ। देखो ये वैल्यू मैंने गलत लिख दी है। हमारा फॉर्मूला क्या था, 2 del I/i। आई के लिए दिया है 2%, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2/100 + 1/100 + 1/100। तो 2 2 हो जाएगा हमारा 4 + 1 + 1। तो हमारा आंसर की 5% नहीं आएगा, क्या आएगा, 6%। ठीक है, पहला वाला रेजिस्टेंस के लिए था 1%, मैंने यहाँ पे 2% लिख दिया था। ठीक है, समझ में आ गया कैसे हुआ। Yes, आवाज अच्छे से आ रही है आप लोगों को मेरी, आवाज आ रही है। yes, ma'am. चलो आगे बढ़ते हैं। मैम फिर से बता दीजिए इसको। इसको फिर से बता दूं, ओके ठीक है। देखो हमारा एक चालक था, उसमें कितनी हमारा जो रेजिस्टेंस के लिए जो एरर था, हमारा रेजिस्टेंस के लिए एरर दिया था 1%, और टाइम समय के लिए एरर कितना दिया था, 1%। तो बोल रहे हैं कि जो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, या उसमें जितनी ऊर्जा लगेगी, उसका टोटल एरर, टोटल त्रुटि बताइए। ठीक है, तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I² R × T। ठीक है, H का फॉर्मूला क्या आ गया, I² R × T। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। डेल H बाय, देखो यहाँ पे 2 था तो ये 2 सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × del I/i प्लस del R/R प्लस del T/T। ठीक है, आई के लिए कितना दिया था, हमें आई के लिए दिया था 2%, यहाँ पे मैंने वैल्यू गलत रख दी थी, ये 2% दिया था, तो ये हो जाएगा 2/100। प्रतिरोध रेजिस्टेंस के लिए कितना दिया है, 1%, तो ये हो जाएगा 1/100। और समय के लिए भी 1% दिया है, तो ये हो जाएगा 1/100। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 + 1 + 1 डिवाइड बाय 100। कितना आ गया, 6/100। लेकिन हमें इसे प्रतिशत में निकालना था, तो हमने 100 का मल्टीप्लाई भी कर दिया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, और आंसर क्या आ गया, 6%। ठीक है, समझ में आ गया। जल्दी जल्दी तो नहीं होगा, कुछ भी किसी को प्रॉब्लम हो बीच में तो पूछ सकते हैं, हम बार बार बताएंगे। ठीक है, जब भी किसी को समझ में नहीं आए तो बिल्कुल पूछ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्या कह रहे हैं, द एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 0.3%। एक क्या दिया है, एक स्फीयर दिया है, उसका जो रेडियस है, उसमें कितना एरर है, उसमें आ रहा है हमारा 0.3% एरर आ रहा है। कितना एरर आ रहा है, 0.3% एरर आ रहा है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो उसका एरिया होगा, जो उसका क्षेत्रफल होगा, उसमें कितना त्रुटि या उसमें कितना एरर होगा। ठीक है, आपको क्या दिया है, उसके रेडियस, उसकी त्रिज्या का एरर दिया है 0.3%, और आपसे पूछा है कि उसके पूरे क्षेत्रफल पे कितना एरर होगा। तो सबसे पहले हमें किस पे पूछा है, एरिया पे, क्षेत्रफल पे पूछा है, तो हमें पता होना चाहिए किसी स्फीयर का एरिया कितना होता है। बताएं किसी स्फीयर का एरिया कितना होता है, क्या होता है एरिया ऑफ स्फीयर, 2 पाई r।
नहीं, 2 पाई आर तो नहीं होता स्फीयर का एरिया। पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो सर्कल का होता है, हमें स्फीयर का बताना है, गोले का बताना है हमें, सर्कल का नहीं पूछा उन्होंने। सर्कल का इसके एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देखो स्फीयर मतलब गोला, गोल बॉल, ठीक है। अगर मैंने जैसे कि ये इस पे ये सर्कल बनाया तो ये हमारा 2 डायमेंशनल चीज है, लेकिन हमारी बॉल कैसी होती है 3 डायमेंशनल, उसे स्फीयर बोलते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर में 4 का इंटू करो तो हमारा हो जाता है उस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। किसी गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ओके, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें इस क्षेत्रफल का एरिया निकालना है। तो हमें क्या पता करना है, डेल ए बटे डेल, एक न्यू बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर कोई हमारा स्फीयर है, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ, अगर कोई हमारा स्फीयर है, कोई भी हमारा फॉर्मूला है और उसमें कुछ कांस्टेंट नंबर दिया है, देखो ये नंबर है ना कांस्टेंट 4 पाई कांस्टेंट नंबर है। तो कभी भी जब हम त्रुटि निकालते हैं या जब कभी भी हम एरर निकालते हैं तो हमें कांस्टेंट को अपने फॉर्मूले में नहीं लेना पड़ता, ठीक है। तो हमारा सिर्फ कितना फॉर्मूला बचा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 डेल आर बटे आर, ठीक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, हाँ पाई नहीं बचेगी, नहीं पाई भी देखो, पाई भी तो फिक्स है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, यस मैम। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के रखना, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ डाला था कि कभी भी एक कांस्टेंट आता है, फिक्स वैल्यू आती है, तो उसको हम त्रुटि के फॉर्मूले में, एरर के फॉर्मूले में नहीं लेते, ठीक है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 डेल आर बाय आर हो जाएगा। डेल आर बटे आर हमें कितना दिया है, डेल आर हमें दिया है 0.3, तो क्या हो जाएगा 0.3 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। देखो प्रतिशत में निकालना है हमें आंसर, देखो परसेंटेज में निकालना है ना, क्वेश्चन में हम देख सकते हैं ऑप्शन में हमें कैसे निकालना है, हमें परसेंट में निकालना था तो हमने इंटू कर दिया, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारा आंसर 2 इंटू 0.3 मतलब 0.6%, ठीक है। ये ए वाला आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम। और अब ये याद रखना कि कभी भी अगर हमारे एक कांस्टेंट नंबर दिया है, कुछ नंबर दिया है, हम उसे नहीं लेंगे, हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी के नीचे लिखा है एक कॉपर का वायर है, ठीक है, एक कॉपर का वायर है, अगर हमने उसको कितना खींचा, उसको स्ट्रेच करा, अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक 0.1% लॉन्गर। एक वायर था, हमने उसको 0.1% खींचा, तो बताइए कि उसका प्रतिरोधक, उसमें रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक कॉपर वायर को खींचा तो उसमें कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है, रेजिस्टेंस कितना चेंज हुआ ये हमको पता करना है। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है रो एल बटे ए, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है रो एल बटे ए, ठीक है। अब देखो एक कॉपर का वायर है, ये कॉपर का वायर कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ये एरिया होगा पाई आर स्क्वायर और ये रहेगी इसकी पूरी लंबाई, ठीक है। तो इसका कॉपर के ये जो वायर है, इसका आयतन, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। इसका मतलब ये जो हमारा आर का फॉर्मूला है ये भी एल है और जो एरिया में भी एल आएगा। तो हम एरिया, अगर मैं इसमें क्या करूं, दोनों जगह अपनी मर्जी से मैं इसमें एक काम कर रही हूँ, बच्चों ध्यान से सुनना, मैंने क्या करा, दोनों जगह इनटू एल करा,
दोनों को क्या करा, इनटू करा एल से, डिवाइड भी करा एल से। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से सुनना, मेरा फॉर्मूला हो जाएगा रो एल इंटू एल हो जाएगा एल स्क्वायर बटे ए इंटू एल। ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा रो एल स्क्वायर बटे वी, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। देखो अब ये करा क्यों, ऐसा क्यों करा हमने, हम चाहते तो आर का एल से बस करते और ये फॉर्मूला हो जाता, लेकिन जब आप फॉर्मूले में देखोगे तो जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल भी प्रतिरोधक की लंबाई पे डिपेंड करता है, इसलिए हमें इसको आयतन में बढ़ाना पड़ा। अब देखो जैसे ही हमें मैं तार को खींचूंगी, अगर तार की लंबाई बढ़ेगी या लंबाई कम होगी, ठीक है, या तो तार की लंबाई बढ़ेगी या तो लंबाई उसकी कम हो जाएगी। अगर तार की लंबाई बढ़ेगी तो उसका, लेकिन उसका आयतन तो सेम ही रहेगा ना। अगर एक कोई बॉटल है, ठीक है, अगर कुछ बॉटल है उसको मैं खींचती हूँ तो या तो वो अगर वो लंबी हो जाती है तो चौड़ी भी तो हो जाती है, पतली हो जाएगी। अगर लंबी हो गई तो पतली कम हो जाएगी, पतली कम होगी तो चौड़ी ज्यादा हो जाएगी, मतलब दोनों में से एक चीज होगी। तो इसलिए हमने v कर दिया, v तो उसका फिक्स होगा, आयतन तो जिस चीज का जितना है उतना ही रहेगा। अब हमारा ये फॉर्मूला आ गया, अब इसको सॉल्व कर देंगे। हमें सिर्फ लंबाई दी थी, तो लंबाई के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, 2 इंटू डेल एल बटे एल। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू डेल एल बटे एल, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.1 बटे 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0.1 0.2, मतलब ये ए वाला करेक्ट है। समझ में आया? थोड़ा सा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगाया है कि अगर तार को खींचेंगे, तार को अगर खींचेंगे, अगर वो लंबा हो गया तो पतला भी हो जाएगा, ठीक है, उसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अगर वो चौड़ा भी हुआ लेकिन उसमें क्या फिक्स रहेगा, उसका आयतन फिक्स रहेगा। भले ही हम किसी तार को खींच देंगे लेकिन उसका आयतन फिक्स रहेगा। अगर उसमें 1 लीटर पानी आता है, ठीक है, तो उसमें 1 लीटर ही आएगा, 2 लीटर पानी आता है तो 2 लीटर ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने v कर दिया। तो जो हमारा ये करने से फायदा क्या हुआ, ये करने से फायदा ये हुआ कि हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, हमारा फॉर्मूला बन गया रो एल बटे वी। अभी मैंने आपको समझाया था कि कभी भी एक कांस्टेंट आएगा तो हम उसको फॉर्मूले में नहीं लेंगे। ठीक है, कभी भी एक कांस्टेंट आएगा तो हम फॉर्मूले में नहीं लेंगे। तो ये जो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, ये भी एक कांस्टेंट है, और जो हमारा चालक है उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो आयतन है, वो भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इसका फॉर्मूले में सिर्फ क्या बचा, एल स्क्वायर बचा। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। अच्छे से समझ में आया? इसका कॉन्सेप्ट क्या था? आगे बढ़े? यस मैम। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको मार्क कर लेना, जब रिवीजन करोगे तो काम आएगा कि ये क्यों हुआ। तो इसके पीछे का रीजन बस इतना ही है कि हमें ये दोनों को क्या बनाना था, कांस्टेंट बनाना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड विथ अ मीटर रॉड हैविंग अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। फिर से हमको लीस्ट काउंट दिया है, अल्पतमांक कितना दिया है, 0.1 सेंटीमीटर दिया है। इट्स डायमीटर is measured with vernier caliper having least count of 0.01%. Given that the length is 5 सेंटीमीटर, जो हमें एक सिलेंडर दिया है, ठीक है, एक सिलेंडर दिया है, उसकी लंबाई कितनी दी है, उसकी लंबाई दी है हमें 5.0 सेंटीमीटर। ठीक है, और अल्पतमांक कितना दिया है वर्नियर कैलिपर के लिए, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी लंबाई के लिए जो अल्पतमांक दिया है वो कितना दिया है, 0.01 सेंटीमीटर, और उसका रेडियस कितना दिया है, ये जो रेडियस होगा ये कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, 2.00 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो हमें क्या बताना है, द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम। तो जो कह रहे हैं इस सिलेंडर के वॉल्यूम में, इस सिलेंडर के वॉल्यूम में कितना एरर होगा, ये पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है कि जो सिलेंडर है उसके वॉल्यूम में कितना एरर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग को जी मैम ये वर्नियर कॉलिपर का वर्नियर कैलिपर होता है। कल मैंने जब अल्पमांक बताया था उसमें बताया था कि एक तो होता है हमारा मीटर स्केल। ठीक है, मीटर स्केल का जो अल्पमांक होता है कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर को लेथ मशीन, सुना है कभी, लेथ मशीन जो मैकेनिक्स होते हैं, कोई चीज छोटा सा गोला बनाना है, छोटा से नट बोल्ट जो बनते हैं, उसको मापने के लिए एक स्केल होता है, उसे वर्नियर कैलिपर बोलते हैं। ठीक है, इसका फोटो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, आप देख लेना। ठीक है, मैं ग्रुप पे डाल दूंगी, आप देख लेना, उसे वर्नियर कैलिपर कहते हैं। और उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर होता है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.1। 2 डेसिमल के 2 पॉइंट तक के वो रीडिंग दे सकता है। ठीक है, इसलिए देखो ये लिखा है 0.01, इसलिए लिखा है। ठीक है, ओके, समझ में आया? यस मैम। हाँ, ठीक है, तो इसका क्या पूछा है, हमें इसके लिए क्या पता होना चाहिए कि जो हमारा सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या होता है। तो अभी मैंने पीछे ही बताया था सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सारी वैल्यूज आपको दी हैं। तो ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क मार्क कर लो, बिल्कुल सेम पीछे वाले के जैसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हमको डेल डी बाई डी निकालना है, डेल एल बाई डेल निकालेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन होगा तो मैं बताऊंगी नहीं बार बार, आप लोग होमवर्क करके देखिएगा। अगर नहीं होगा तो कल इसे फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके मैम। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लेना, कल मैं जरूर पूछूंगी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया। ठीक है, ठीक है मैम। ओके। आज के लिए मैं इतने ही क्वेश्चन थे। अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन समझ में आए सबको अच्छे से? यस मैम। चलो अब आगे का टॉपिक बताती हूँ मैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? ठीक है, तो थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन देख लो, फिर हम एक नए, इस चैप्टर में जो 3 पार्ट थे, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने यूनिट पढ़ा। यूनिट में हमने बहुत सारी चीजें देखी थी कि मूल मात्रक क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट, बहुत सारे ड्राइव यूनिट देखी हमने। ठीक है, 7 मूल मात्रक थे, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट थे। ड्राइव यूनिट में हमने ऊर्जा का, ठीक है, त्वरण का, सबका हमने यूनिट निकाल के देखी। और हमने बहुत सारे सिस्टम्स पढ़े थे। सबसे पहले था सीजीएस सिस्टम, फिर एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। ठीक है, इस सब सिस्टम हमने देखे और इनके कन्वर्जन देखे। ठीक है, इसके कन्वर्जन, सी का मतलब क्या था कि जो हमारा दूरी रहती है, लंबाई रहती है, उसको सेंटीमीटर में लेते हैं, वजन को ग्राम में लेते हैं और टाइम को सेकंड में लेते हैं। ठीक है, एमकेएस में क्या था, लंबाई को किस में लेते हैं, मीटर में, और के का मतलब क्या था, किलोग्राम, मास को किलोग्राम में लेते हैं और समय को सेकंड में लेते हैं। एफपीएस में जो लंबाई है उसे फुट में लेते हैं और वजन पाउंड में लेते हैं और समय सेकंड में लेते हैं। और एसआई यूनिट था सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जो हम यूज करते हैं, एसआई मात्रक। ये क्या था, ये एमकेएस सिस्टम का ही मॉडिफाइड वर्जन था। ठीक है, फिर हमने देखा कि लंबाई का मापन कैसे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि मेजरमेंट ऑफ, देखा कि लंबाई का मापन कैसे करते हैं। तो इसमें हमने 3 मेथड पढ़े थे। एक पढ़ा था रिफ्लेक्शन या फिर इको मेथड। इसमें क्या था, सोनार, रडार, लेजर लाइट थी। ठीक है,
ये 3 मेथड पढ़े थे। क्या होता है, हम एक जैसे कि कोई बोर्ड है, उसमें से हम जमीन की तय पर एक सिग्नल भेजते हैं। वो सिग्नल कितनी दूरी तय करता है, 2x दूरी तय करता है, तो उसकी चाल क्या हो जाती है, 2x/t। और बस लेजर और रडार में ये जो चाल है ये क्या हो जाती है, गति की स्पीड, गति की चाल क्या थी, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, पैरेलेक्स मेथड, लंबन विधि। लंबन विधि में क्या देखा था, लंबन विधि याद आ रहा है सबको थोड़ा थोड़ा? जी मैम। ठीक है, लंबन विधि में हमने क्या देखा कि अगर हम एक चीज को 2 जगह से देखते हैं, ठीक है, एक चीज को 2 जगह से देखते हैं, और अगर हम इस डिस्टेंस को क्या मान लें, त्रिज्या मान लें, और ये कोण क्या हो, थीटा हो, तो हमारा कोण कितना हो जाएगा, हमारा कोण हो जाता था ये AB डिस्टेंस बटे AB बटे S। तो हम किसी भी ग्रह से, अपने सन ले लो या फिर कोई भी ग्रह ले लो, उससे पृथ्वी तक की दूरी पता कर सकते हैं कि उससे पृथ्वी तक की दूरी कितनी होगी। ठीक है, इसमें भी जो लाइट रहती है वो कितनी स्पीड से चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलती है। ठीक है, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस। ठीक है, हमने ये 2 मेथड देखे थे, और थर्ड मेथड देखा था ट्रिग्नोमेट्री मेथड। ट्रिग्नोमेट्री मेथड में क्या, डिग्री के एंगल का कोई भी ट्रायंगल बन रहा होगा तो हम फिर डिफरेंट टर्म्स यूज करके साइन थीटा, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही। हेलो मैम। हमने देखा कि त्रुटियां क्या होती हैं, एरर क्या होता है। एरर क्या था हमारा एरर था ट्रू वैल्यू जो थी, एरर हमारा क्या होता था, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एरर क्या होता था, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। फिर हमने देखे 3 तरीके के एरर्स, हमने 3 तरीके के एरर्स पढ़े। सबसे पहला था एब्सोल्यूट एरर, सबसे पहला क्या पढ़ा हमने, एब्सोल्यूट एरर या फिर निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि क्या होता था हमारा, डेल ए हमारा होता था ए मीन माइनस A1। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर हमारा क्या आता था, रिलेटिव एरर हमारा आता था, रिलेटिव एरर हमारा क्या होता था, डेल A बटे A मीन। फिर तीसरा था हमारा परसेंटेज एरर, प्रतिशत एरर। प्रतिशत एरर में क्या करते थे, डेल A बटे A मीन इनटू 100। ठीक है, ये 3 एरर हमने देखे। इसके बाद हमने देखे थे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जेई और नीट के नजर से देखें तो इस पे से क्वेश्चन हर बार आता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में 2 एरर्स को जोड़ेंगे कैसे। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, संकलन विधि भी बोलते हैं, याद रखना, इसको संकलन बोलते हैं या एडिशन बोलते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, जो हमारी अगर A की वैल्यू दी है A प्लस डेल A, और B अगर हमें दिया है B प्लस डेल B, तो 2 को जोड़ने के लिए A प्लस B पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, A प्लस B प्लस माइनस डेल A प्लस डेल B। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्ट करना है A माइनस B, वेरी गुड, A minus B plus minus del A डेल A प्लस डेल B, डेल A प्लस डेल B, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि हमेशा 2 एरर्स को जोड़ते हैं, ये वाली जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे भी जोड़ना पड़ेगा, भले ही हम घटा क्यों नहीं रहे हो। ठीक है, फिर थर्ड क्या था हमारा, थर्ड था मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई और डिवाइड का सेम था बिल्कुल। मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या करते हैं, अगर मुझे A इंटू B पता करना हो तो क्या हो जाएगा, बताएं।
डेल ए बटे ए प्लस प्लस डेल बी अपॉन del B इसके बाद एक और बताया था मैंने फोर्थ, अगर पावर है तो क्या होगा, पावर जैसे में आगे अगर लग जाती है उसके हाँ ए की पावर एन है तो क्या हो जाएगा एन del इंटू डेल ए अपॉन ए। अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, क्वेश्चंस भी करके देख लिए हैं। अब इसके आगे आता है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। सुना है कभी डायमेंशनल फॉर्मूला? ठीक है, इसके आगे हमें क्या पढ़ना है, डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब होता है कि जो हमारी मूल मात्रक है, ठीक है, जो हमारे मूल मात्रक हैं उसको दर्शाने के लिए कि किसी भी एक क्वांटिटी में कितने मूल मात्रक का इस्तेमाल करा है, उसको जब हम डिनोट करते हैं उसे बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो कल की क्लास में हम डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ेंगे। जी मैम। गुड आफ्टरनून क्लास है। अभी नहीं, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। मैं आपको बेसिक, अभी तो 7 मिनट है, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला का। यस मैम। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, अब थर्ड जो हमारा पार्ट है इस चैप्टर का, थर्ड पार्ट है डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र। ठीक है, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं विमीय सूत्र। सबसे पहले ये समझो कि विमीय सूत्र होता क्या है। सबसे पहले आज मैं इसका थोड़ा बेसिक सा बता देती हूँ। देखो, हमें पता है कि हमारे पास कितने मूल मात्रक हैं, कितनी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, 7 हमारे मूल मात्रक हैं। अब हम आते हैं हमारे डिराइव यूनिट पे। ठीक है, डिराइव यूनिट कितनी है मुझे बताओ। डिराइव यूनिट तो बहुत सारी हैं, अनगिनत, हम गिन ही नहीं सकते। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, करंट, एनर्जी, हीट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, अनंत तरीके के ड्राइव यूनिट हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो लेकिन हर ड्राइव यूनिट किससे मिलकर बनी है, इन 7 फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी है। हर ड्राइव यूनिट, ये 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 जो सप्लीमेंट्री यूनिट थी, रेडियन और स्टीरेडियन, उससे मिलकर बनी है। ठीक है ना, ये बताया था मैंने। तो इसको अगर हमें किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर हमें ये जानना है कि उसमें कौन सी फंडामेंटल यूनिट है, तो उसको दर्शाने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसे बोलते हैं विमीय सूत्र, जिसे कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं MLT, और ये ऐसे ब्रैकेट बनाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें m की पावर होती है a, l पे पावर b होती है, t पे पावर c होती है, और ये जो a b c है इसे ही बोलते हैं डायमेंशन या फिर विमेय। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझो। इसको एग्जाम्पल से अगर मैं बोलूं तो बल हमारा F क्या होता था, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, हमारा F क्या होता था, मास इंटू एक्सीलरेशन, और मास एक्सीलरेशन ये कितना होता था, त्वरण कितना होता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, विस्थापन बटे समय का स्क्वायर, यही आया था। ठीक है, अब देखो इसका मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं तो डायमेंशनल फॉर्मूले में क्या क्या होता है, MLT। देखो ये M क्या बता रहा है, मास, मास मतलब मास पता है ना सबको, किलोग्राम में जो हम लेते हैं। yes ठीक है, किसी चीज का वजन, तो मास के ऊपर कितनी पावर है यहाँ पे, 1, तो A कितना हो जाएगा 1। डिस्टेंस, ये S क्या होता था, विस्थापन मतलब दूरी, विस्थापन शॉर्टेज दूरी, कितनी पावर है उस पे भी 1, तो ये L का मतलब है लेंथ, तो इस पे भी कितनी पावर आ गई 1। टाइम क्या है, टाइम समय। ठीक है, तो टाइम पे क्या दिया है, 2 दिया है, लेकिन नीचे दिया है, अपॉन में दिया है S बटे, अगर मैं उसको ऊपर लिखूं तो क्या लिखूंगी, MST -2, तो T के ऊपर पावर कितनी आ गई -2, तो ये हमारा बन गया किसका, बल का विमीय सूत्र, बल के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ में आया, फोर्स का मैम।
हाँ, बल्क का, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, m1l1 t के ऊपर -2। तो अगर आपके पास कहीं ये डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि मास कितना है, 1 है, लेंथ भी 1 है और t पे कितनी पावर है, -2। तो आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो, जल्दी से इसका फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है, ms/t का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं एक फॉर्मूला लिख रही हूँ, आप बताना कि वो किसके लिए, किसका सूत्र है वो। ठीक है, अगर मैं एक डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दूं m0lt-1, बताओ ये किसके लिए होगा, L किसका upon सूत्र T. है, l/t। यस, l/t किस में होता है, l मतलब दूरी, दूरी बटे समय। ये किसका सूत्र होता है, दूरी बटे समय, विस्थापन। विस्थापन। हाँ, वेरी गुड, विस्थापन या फिर चाल, स्पीड, स्पीड का होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, यही होता था ना, डिस्टेंस अपॉन Yes, टाइम, sir. एक चीज कितनी दूर जाती है। तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूले से फॉर्मूला भी पता चल जाता है, तो आपको देख के समझ में आ जाता है कि कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज की गई हैं। ठीक है, अगर मैं लिखूं m0l1t-2, बताओ ये किसके लिए होगा, L upon T. l/t का स्क्वायर किस में होता मीटर है, प्रति l/t, सेकंड स्क्वायर. हाँ, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण। त्वरण। वेरी गुड, एक्सीलरेशन त्वरण की यूनिट है। तो ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ये हो गया हमारा त्वरण का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अच्छा, मैं एक और लिखूं, अगर ये बताएं ये किसके लिए है, m1l1t-2, यस, m1 जल्दी बता दो, 1 मिनट में सेशन एक्सपायर हो जाएगा। m1l1t-2 किसके लिए होगा, अभी तो करा था पीछे। m1 मतलब m s/t का स्क्वायर, m s/t स्क्वायर क्या हो जाएगा, त्वरण। ये किसका फॉर्मूला होता है, बल का। ठीक है, समझ में आ रहा है। Yes, ma'am. हाँ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे विमीय सूत्र हम कल निकाल के देखेंगे, और विमीय सूत्र के भी 3 टॉपिक्स हैं, उन सबको कवर करेंगे और इनके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, 1 मिनट में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा। ओके, यस मैम। हाँ, समझ में आ रहा है सबको अच्छे से, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, परेशानी है तो बताएं। मैम ये मतलब रेगुलर क्लास है जी, लॉकडाउन अब तो स्कूल मतलब कोचिंग कब से चालू हुई क्लास। हाँ, तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा बेटा, वो गवर्नमेंट ही बताएगी कि कब